दोस्तों नमस्कार। चुनाव आयोग ने 2024 के लोकसभा चुनावों का बिगुल बजा दिया है। आयोग द्वारा 16 मार्च को घोषित चुनाव कार्यक्रम के मुताबिक 19 अप्रैल से 1 जून के बीच 7 चरणों में मतदान होगा और 4 जून को मतगणना से पता चल जाएगा कि अब की बार किसकी सरकार। एक चुनाव आयुक्त के रिटायर हो जाने और दूसरे चुनाव आयुक्त द्वारा इस्तीफा दे दिए जाने के चलते आनन फानन में 2 चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति वाले 3 सदस्यीय चुनाव आयोग पर दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश में चुनाव कराने की जिम्मेदारी है। इसमें दो राय नहीं कि भारत के चुनाव आयोग ने अतीत में तमाम चुनाव सफलतापूर्वक करवा कर ही विश्वव्यापी पहचान प्रतिष्ठा पाई है, लेकिन हाल के सालों में चुनाव आयोग की भूमिका पर उठे सवालों से उस साख पर सवालिया निशान भी लगे हैं। इसलिए 18वीं लोकसभा के चुनाव सत्ता के दावेदारों की हार जीत का ही फैसला नहीं करेंगे, बल्कि चुनाव आयोग की स्वतंत्रता एवं निष्पक्षता भी कसौटी पर रहेगी। 2014 में अकेले दम 282 और फिर 2019 में 303 लोकसभा सीटें जीतने वाली भाजपा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भले ही लोकसभा चुनाव में इस बार भाजपा और एनडीए के लिए क्रमशः 370 और 400 सीटें जीतने का नारा दे दिया हो, पर चुनावी राजनीति की सामान्य समझ रखने वाला भी समझ सकता है कि ऐसा हो पाना चमत्कार से कम नहीं होगा। कारण भी बहुत साफ है। 2014 का लोकसभा चुनाव कांग्रेस की अगुवाई वाली यूपीए सरकार की 10 साल के कामकाज पर भ्रष्टाचार के आरोपों और निराशा के माहौल में लड़ा गया था। उस माहौल में भाजपा के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी ने खुद को उम्मीद की किरण के रूप में पेश किया। 30 साल लंबे अंतराल के बाद किसी एक दल को मिला स्पष्ट बहुमत इस बात का प्रमाण है कि देशवासियों, खासकर युवाओं और मध्यम वर्ग ने उन पर और अच्छे दिन आएंगे, विदेशों से काला धन आएगा जैसे उनके वायदों पर भरोसा भी किया। कांग्रेस अपने राजनीतिक इतिहास का सबसे खराब प्रदर्शन करते हुए मात्र 44 सीटों पर सिमट गई। कितने वायदे पूरे हुए और कितने जुमले साबित हुए, जनता सब जानती है। हाँ, मोदी के पहले कार्यकाल में नोटबंदी का ऐतिहासिक फैसला अवश्य हुआ, जिसका व्यापक जनता की अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक ही असर सामने आया। विपक्ष ने अधूरे वायदों से लेकर जीएसटी तक पर सवाल उठाए और आरोप भी लगाए। फिर भी 2019 में भाजपा की सीटें बढ़ गईं, तो जाहिर है देशवासियों ने मोदी पर विश्वास कायम रखते हुए उन्हें एक और मौका देना पसंद किया। विपक्ष समेत बहुत से लोग मोदी के दूसरे कार्यकाल को पुलवामा या बालाकोट की देन मानते हैं, लेकिन अब क्या होगा? बेशक अपने दूसरे कार्यकाल में मोदी ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भाजपा की अयोध्या में राम मंदिर निर्माण, धारा 370 की समाप्ति और 3 तलाक पर रोक जैसे परंपरागत वायदे पूरे कर दिए हैं। समान नागरिक संहिता की दिशा में भी उत्तराखंड से पहल कर दी गई है। हो सकता है कि अब की बार 400 पार और तीसरी बार मोदी सरकार के भाजपाई विश्वास के मूल में यही रिपोर्ट कार्ड हो। पर इसके अलावा भी देश में बहुत कुछ ऐसा हुआ है जो इन लोकसभा चुनावों में जनमानस पर असर डाल सकता है। 3 विवादास्पद कृषि कानूनों के खिलाफ देश सबसे लंबा किसान आंदोलन देख चुका है। बेशक कानून वापसी के बाद वह आंदोलन समाप्त हो गया, पर एमएसपी की गारंटी का वायदा अभी तक अधूरा है। मणिपुर लगभग 11 महीने से जाति हिंसा की आग में जल रहा है। महंगाई बेलगाम है तो बेरोजगारी की दर बहुत ज्यादा। पेपर लीक राष्ट्रव्यापी समस्या बन गई है। निश्चय ही ये मुद्दे इन चुनावों में उठेंगे, लेकिन क्या विपक्ष इन्हीं मुद्दों पर चुनाव को केंद्रित कर पाएगा? बेशक पिछले 2 लोकसभा चुनावों के मुकाबले इस बार विपक्ष ज्यादा एकजुट और आक्रामक है, पर चुनाव जीतने के लिए पहले मतदाताओं का विश्वास जीतना होगा। पिछले साल जिस तरह 28 विपक्षी दलों ने मिलकर इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस यानी इंडिया बनाया, उससे लगा था कि वह मतदाताओं में भरोसेमंद विकल्प का विश्वास जगा पाएगा, लेकिन उसके बाद निष्क्रियता और बिखराव के अलावा कुछ सामने नहीं आया। लोकसभा चुनाव कार्यक्रम की घोषणा भी हो गई है, पर बचा खुचा इंडिया गठबंधन अभी तक संयोजक और साझा न्यूनतम कार्यक्रम तक तय नहीं कर पाया। बचा खुचा इंडिया गठबंधन शब्द मैंने इसलिए प्रयोग किया है क्योंकि कभी उसके सूत्रधार रहे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार,
पाला बदलकर एनडीए में वापस लौट गए, तो उत्तर प्रदेश में जयंत चौधरी के आरएलडी ने भी वैसा ही किया। पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस ने सभी 42 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है, तो 48 सीटों वाले महाराष्ट्र में अभी तक सीट बंटवारा नहीं हो पाया। जाहिर है नीतीश और जयंत के पाला बदल से एनडीए ने बिहार और उत्तर प्रदेश में अपना चुनावी समीकरण बेहतर कर लिया है, पर जमीनी सच्चाई यह है कि कई राज्यों में उसकी राह आसान नहीं। अगर विपक्ष आपस में यथासंभव तालमेल से जनता से जुड़े मुद्दों पर चुनाव को केंद्रित कर पाया, तो 48 सीटों वाले महाराष्ट्र, 42 सीटों वाले बंगाल, 40 सीटों वाले बिहार और 28 सीटों वाले कर्नाटक में मोदी का विजय रथ फंस भी सकता है। इन राज्यों की 148 लोकसभा सीटों में से पिछली बार भाजपा अकेले दम 83 सीटें जीतने में सफल रही थी। तब महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे उसके दोस्त थे और एनडीए ने 48 में से 42 सीटें जीती थी, जिनमें से 23 भाजपा के हिस्से आई थी। बिहार में तब भी नीतीश साथ थे और 40 में से 39 सीटें एनडीए ने जीती थी, जिनमें से 17 भाजपा के हिस्से आई थी। पश्चिम बंगाल में भाजपा अकेली ही थी, लेकिन 42 में से 18 सीटें जीतने में सफल रही थी। कर्नाटक में तो भाजपा की सरकार थी और 28 में से 26 सीटें उसने जीत ली थी। इस बार उद्धव ठाकरे कांग्रेस और शरद पवार की एनसीपी के साथ विपक्षी पाली में है। इससे होने वाले नुकसान की एकनाथ शिंदे की शिवसेना और अजित पवार की एनसीपी भरपाई शायद ही कर पाए। बिहार में नीतीश तो लौट आए हैं, पर मुख्यमंत्री पद की खातिर बार बार पाला बदलने से उनकी साख को निश्चय ही धक्का लगा है। कर्नाटक में पिछले साल ही भाजपा को हराकर कांग्रेस ने शानदार बहुमत से सरकार बनाई है। जाहिर है 2019 के चुनाव परिणाम की पुनरावृत्ति असंभव होगी। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस, भाजपा और कांग्रेस वाम मोर्चा गठबंधन के बीच त्रिकोणीय मुकाबले में चुनावी ऊंट किस करवट बैठेगा दावे से नहीं कहा जा सकता। फिर भी एक बात साफ है कि इन राज्यों में भाजपा की सीटें बढ़ेंगी तो हरगिज नहीं, हाँ कम अवश्य हो सकती हैं। तब शायद 272 का जादुई आंकड़ा छूने के लिए भी भाजपा की निर्भरता उत्तर प्रदेश पर बढ़ जाएगी, जहां पिछले चुनाव में उसकी सीटें बढ़ने के बजाय घट गई थी, क्योंकि गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा, हिमाचल और उत्तराखंड में भाजपा अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन पिछले चुनाव में कर चुकी है और अब वहां सीटें बढ़ने की गुंजाइश ही नहीं है। दूसरी ओर बड़ी बात यह भी है कि सभी जानते हैं नरेंद्र मोदी का नाम और चेहरा भाजपा का सबसे बड़ा चुनावी ट्रम्प कार्ड रहता है, लेकिन पिछले साल अडानी औद्योगिक घराने से संबंधों को लेकर आरोपों के जरिए विपक्ष ने मोदी की साख पर जो सवाल उठाने शुरू किए थे, उन्हें सुप्रीम कोर्ट द्वारा इलेक्टोरल बॉन्ड असंवैधानिक करार दे दिए जाने के बाद हो रहे खुलासों से और बल मिल रहा है। यह मुद्दा चुनाव में कितना प्रभावी होगा यह तो अभी कह पाना मुश्किल है, पर उसका असर भाजपा के लिए तो नकारात्मक ही होगा। ऐसे में नारा भले 370 और 400 का हो, पर असल लक्ष्य 272 का ही है। क्या विपक्ष महाराष्ट्र, बंगाल, बिहार और कर्नाटक में अपनी फील्डिंग टाइट कर मोदी का विजय रथ वहां रोक पाएगा? इस सवाल के सही जवाब के लिए 4 जून तक का इंतजार करना पड़ेगा। धन्यवाद। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ।